राजनीतिक ध्रुवीकरण की ओर बढ़ता देश। दरअसल हमारा देश जो है, जहाँ पर पहले एक पार्टी या दो पार्टी होती थी, अब बहुत सारी पार्टियाँ हैं। उसमें क्षेत्रीय पार्टियाँ भी हैं, उसमें नेशनल पार्टियाँ भी हैं, पर मुख्य रूप से यदि हम कहें तो भाजपा है और कांग्रेस है। पर चूंकि पूरे देश में अभी जब पिछला चुनाव हुआ और जिसमें भाजपा का नारा था कि अब की बार 400 पार, वो 400 पार नहीं हुआ, और जो सत्ता में बने रहने का आंकड़ा है जब वो भी पार नहीं हुआ, तो ऐसे में भाजपा को जो है वो नीतीश कुमार और तेलुगु देशम के साथ समझौता करना पड़ा। और इसमें जो है अब उनकी मजबूरी और बहुत सारी और छोटी पार्टियों को भी जोड़ना पड़ा। अब ये गठबंधन है, एक तरफ एनडीए और एक तरफ इंडिया गठबंधन है। धीरे धीरे ये गठबंधन के लोग एक साथ लामबंद हो रहे हैं, और किसी को इस खेमे में रहना है, किसी को उस खेमे में रहना है, और कुछ लोग यह होता है कि मौका पड़ने पे किसी भी खेमे के साथ किसी मुद्दे को लेके चले जाते हैं। अब बिहार में चुनाव है और अभी चेहरा नीतीश कुमार है, पर पता नहीं क्यों लोगों को ऐसा लग रहा है कि चुनाव के बाद भाजपा जो है नीतीश कुमार को रिप्लेस कर सकती है। और नीतीश कुमार के बारे में उनको पलटू चाचा भी कहा जाता है कि वो कब किसकी तरफ जाएंगे उसकी गारंटी नहीं। अब चंद्रबाबू नायडू हों तेलुगु देशम के, या नीतीश कुमार हो, या बाकी पार्टियां, कई मुद्दों पे उनका भाजपा के साथ आंतरिक लड़ाई झगड़े भी होते हैं, मतभेद भी होते हैं, और कई बार वो अपने लिए ज़्यादा कुछ चाहते हैं। कभी पैकेज की बात करते हैं कुछ। इधर इंडिया गठबंधन की बात करें तो ये जो पिछला चुनाव था जिसमें भाजपा को उस तरह से बहुमत नहीं मिला, तो इंडिया गठबंधन मजबूत हुआ, पर उसके बाद उसके बिखरने की भी हमने स्थितियां देखी। चाहे पंजाब का चुनाव हो या अभी बिहार में चुनाव हो रहा है, तो आम आदमी पार्टी ने फिर से घोषणा कर दी कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी। तो एक तरफ इंडिया गठबंधन है जिसमें उसमें भी बहुत टकराव है, और दूसरी तरफ एनडीए है जो साथ में सत्ता के साथ लोग हैं क्योंकि उनको मंत्री पद चाहिए। इसी तरह अगर हम महाराष्ट्र की राजनीति देखें या बहुत सारे राज्यों में जहाँ स्पष्ट बहुमत नहीं है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं बाकी पार्टियाँ जो हैं वो क्षेत्रीय समीकरण के साथ हैं। साउथ में भी इसी तरह का है। पर सवाल ये है कि क्या लंबे समय तक ये ध्रुवीकरण जो हो रहा है वो बना रहेगा? क्या जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं वो ध्रुवीकरण पे हावी रहेंगे? ये बात इसलिए हम कर रहे हैं कि अब लगातार चुनाव होने जा रहे हैं। बिहार के चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में चुनाव होगा, यूपी में चुनाव होगा, 2028 में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में चुनाव होंगे, और 2029 में जो है वो चुनाव जो हैं वो लोकसभा के चुनाव होंगे। अब भाजपा चाहती है कि वो स्पष्ट बहुमत के साथ उसको जो बैसाखी है वो बैसाखी ना रहे, पर मजबूरी ये है कि अब क्षेत्रीय गठबंधन जो जनता पार्टी के साथ ये मामला शुरू हुआ था, उसके पहले भी संविद में था, पर जनता पार्टी के साथ पूरे देश में हुआ। बाद में जनता पार्टी टूटी और उससे लोग अलग अलग हुए और भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ, और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी यात्रा धीरे धीरे शुरू की, और वो यात्रा आज देश की सत्ता पर भी और कई प्रदेशों में काबिज है। पर उसको देश की सत्ता में बने रहने के लिए चाहे चंद्रबाबू नायडू हो चाहे नीतीश कुमार का समर्थन चाहिए। अब जो भी समर्थन देगा वो उसकी कीमत मांगता है। तो क्या ध्रुवीकरण को या क्षेत्रीय गठबंधन को स्वीकार कर लिया भारतीय राजनीति ने, या इससे अलग अगर भाजपा 400 पार के नारे के साथ फिर अगर आती है, तो क्या ये इसी तरह का वर्चस्व बना रहेगा, या फिर से जो क्षेत्रीय पार्टियां खास करके जिनका राष्ट्रीय स्वरूप उस तरह का नहीं है, अगर हम बात करें लालू प्रसाद की पार्टी की बात करें तो उनका भी कोई राष्ट्रीय परिदृश्य नहीं है, समाजवादी पार्टी की बात करें तो उसका भी राष्ट्रीय परिदृश्य नहीं है, तेलुगु देशम भी कहीं सीमित है, आप पार्टी भी 2-3 राज्यों तक सीमित है। केवल कांग्रेस और भाजपा दो ही ऐसी पार्टियां हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर जिनकी कहीं ना कहीं उपस्थिति है। तो अब आने वाले समय में क्या इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, दोनों को अलग अलग जगह से अपने अपने साथ लोगों को जोड़ना पड़ेगा, और लोग बाकी पार्टियां भी उनसे जुड़ेंगी, क्योंकि सत्ता में बने रहने के लिए एक बहुमत तो चाहिए, और ये बहुमत अभी तो दिख रहा है कि बहुत साफ नहीं है। 2029 के चुनाव आते तक किस तरह का वातावरण बनता है, ये देखने लायक बात होगी।